सोचो 1000 से ज्यादा अंडरएज विक्टिम्स। I suffered so much pain. So much pain. So much pain. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. एक ऐसा आदमी जिसका नेटवर्क दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ होता है, और जब सच बाहर आने वाला होता है, I was only 17. I was the perfect victim. तो अरेस्ट के 1 महीने बाद ही जेल में वो सस्पिशियस हालत में डेड पाया जाता है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन और उसके पीछे छुपे चेहरों की, जिन्हें आप टीवी पे रोज देखते हो। इसको हम 8 चैप्टर्स में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। ऑफिशियल रिकॉर्ड में जेफरी एप्स्टीन एक वेल्दी फाइनेंशियर था, लेकिन रियलिटी में ये सेक्स ऑफेंडर, सीरियल रेपिस्ट और ह्यूमन ट्रैफिकर माना जाता है। एक्यूजेशंस के मुताबिक उसने और उसके नेटवर्क ने लगभग 1000 से ज्यादा अंडरएज गर्ल्स को टारगेट किया और उन्हें बार बार सेक्सुअली अब्यूज का शिकार बनाया। 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में ये पैदा हुआ और बचपन से ये मैथ्स एंड फिजिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। ये कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन फिर भी बिना किसी डिग्री या एलिजिबल क्राइटेरिया के 21 साल की एज में इसे मैनहट्टन के एली डेल्टन स्कूल में मैथ्स एंड फिजिक्स टीचर की नौकरी मिल जाती है, और यहीं से ये रिच फैमिलीज, बिलियनियर्स और पावरफुल सर्कल में ये अपने कनेक्शन बनाना शुरू करता है। टीचिंग के साथ साथ एप्स्टीन ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग करने लगता है और अपने रिच क्लाइंट्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग के नाम पे एडवाइस देना शुरू करता है। और कुछ ही सालों बाद वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोलता है, और ये फर्म एलिजिडली सिर्फ बिलियनियर्स का पैसा मैनेज करती थी, और रिजल्ट प्राइवेट जेट, मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज और 100 मिलियन से ज्यादा एसेट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जिस पैसे को ये मैनेज करके इतना अमीर बना था, उनमें कुछ क्लाइंट्स के नाम ऑफिशियली कभी पब्लिक ही नहीं किए गए। और यहीं से ये मिस्ट्री शुरू होती है कि यार पैसा किसका था और इतनी पावर एंड प्रोटेक्शन इसको कैसे मिली। मार्च 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा, एक विक्टिम की मदर को पता चलता है कि उसकी अंडरएज बेटी ने एक बड़े उम्र के आदमी के साथ सेक्स किया है और उसके बदले में उसे कैश मिला करीब $200 के आसपास। और इस चीज को लेके उसके पेरेंट्स कंप्लेन करने चले जाते हैं पाम बीच पुलिस स्टेशन में, और यहाँ से पुलिस इस केस को रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एक प्राइवेट डिटेक्टिव जोसेफ रेकरी की हेल्प लेती है। जोसेफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 30 लड़कियों का इंटरव्यू लेता है और स्टेटमेंट में एक पैटर्न देखता है। एक रिच आदमी, बड़ा घर, मसाज के नाम पे बुलाना, पैसे देना, फिर सेक्सुअल अब्यूज करना। और इसमें एक फीमेल का नाम भी बार बार सामने आता है, गिलेन मैक्सवेल। ये वुमेन एलिजिडली एप्स्टीन के लिए अंडरएज गर्ल को रिक्रूट करती थी, फिर उनको तैयार करना, पैसे देना, नेटवर्क को मैनेज करना और क्लाइंट को सप्लाई करना, ये सब काम एप्स्टीन के लिए ये करती थी। और इन्वेस्टिगेशन करते करते अक्टूबर 2005 में एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर को सर्च किया जाता है, जहाँ इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि कुछ कंप्यूटर्स वहाँ से मिसिंग है। लेकिन जोसेफ को, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, उसको एक छोटी सी ब्लैक लॉगबुक मिल जाती है जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नेम, फ्लाइट लॉग्स और कुछ विक्टिम्स की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो एप्स्टीन की लीगल टीम भी इसको पॉइंट आउट करती है, बोलते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने उनके क्लाइंट्स को इलीगली फॉलो किया है, इससे उनके क्लाइंट्स और फैमिलीज की सेफ्टी खतरे में है। और कुछ इस तरह की बातें कोर्ट में उठती हैं। लेकिन फिर भी पाम बीच पुलिस इस केस को नॉर्मल केस नहीं मानती है। सीरियस सेक्स क्राइम के चार्जेस को लगा के फाइल FBI को सौंप दी जाती है, और इस तरह से ये केस स्टेट लेवल से फेडरल लेवल पे पहुंच जाता है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। 2008 में फेडरल लेवल पे एप्स्टीन के अगेंस्ट दर्जनों सीरियस चार्जेस लग सकते थे, लेकिन एक सीक्रेट डील साइन होती है जिसमें एप्स्टीन पर ऑफिशियली सिर्फ 2 चार्जेस लगते हैं। पहला, प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाना, और दूसरा, माइनर्स को प्रोस्टिट्यूशन में लाना। और इस केस में जितने विक्टिम्स थे उनको इस डील के बारे में प्रॉपर्ली बताया भी नहीं जाता। इस डील को साइन होने के बाद एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की जेल होती है, और उसमें भी लगभग 13 महीने ये एक्चुअल जेल में रहता है। और ये जो 13 महीने हैं, इसमें भी इसको इतने सारे प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे वर्क रिलीज के नाम पे वो हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे जेल से बाहर जा सकता है अपने प्राइवेट ऑफिस में काम करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि जिस आदमी पे दर्जनों केस लग सकते थे, उसके साथ इतनी सॉफ्ट डील कैसे साइन हो गई और उसको जेल में इतनी प्रिविलेज कैसे मिल जाती हैं। इस चीज को लेके ना इसके नेटवर्क की तरफ लोग देखने लगे।
और एप्स्टीन के आसपास के सर्कल को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों लोग इस केस को पावर स्टोरी बोलते हैं। उसके फ्लाइट लॉग्स, मीटिंग्स, फोटोज और कोर्ट फिलिंग में कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे, जैसे कि बिल क्लिंटन, अमेरिका के 14th प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त के रियल एस्टेट बिलियनियर्स, प्रिंस एंड्रयू ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर जो दुनिया के उस समय सबसे रिचेस्ट लोगों में आते थे। और ऐसे ढेरों सारे लोग से इसके कनेक्शन थे। और 2008 वाली प्री डील के पीछे भी यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंड्रा एकोस्टा था, और ये वही फेडरल प्रोसिक्यूटर था जो इस कंट्रोवर्शियल सेटलमेंट का मेन आर्किटेक्ट माना जाता है। अब सवाल आता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क इतना बड़ा और इतने पावरफुल लोगों के साथ कैसे बन जाता है। 1998 में एप्स्टीन ने यूएस वर्जिन आइसलैंड में एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स, और एक्यूजेशंस के मुताबिक सालों तक यहीं इस आइसलैंड पे अंडर एज गर्ल्स की सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हाई प्रोफाइल गेस्ट के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे काम होते रहे। और फ्लाइट लॉग्स, बोट रिकॉर्ड और कॉन्टैक्ट बुक के अकॉर्डिंग काफी सारे पॉलिटिशियंस, रॉयल्स और बिजनेसमैन, टेक जायंट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, लॉयर्स, यानी लगभग हर सेक्टर के लोग एप्स्टीन के कांटेक्ट में दिखते हैं। और एलिगेशंस में तो रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फोर्स्ड कमर्शियल सेक्स और माइनर एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्पिरेसी, ये सब इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि इंटरनेट पे कैनिबलिज्म यानी ह्यूमन मीट ईटिंग तक के एक्सट्रीम क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। और जैसे जैसे इस आइसलैंड की क्लिप्स बाहर आ रही हैं, उससे तो ये मामला और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल। The Epstein Files. The Epstein Files. Epstein Files. The Epstein Files. The Epstein Files. जिसके बारे में आप रोज न्यूज में देख रहे होंगे। ये असल में एक हजारों पेजेस का इन्वेस्टिगेशन मटेरियल है, जिसमें आपको कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ईमेल्स मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, फ्लाइट लॉग्स, स्टेटमेंट जैसी चीजें भरी पड़ी हैं। और ये सारा इन्वेस्टिगेशन डेटा सालों से यूएस फेडरल एजेंसीज के पास पड़ा था, और इसको बाहर लाने के लिए विक्टिम्स का प्रेशर, पब्लिक आउटरीच, पॉलिटिशियन अपोजिशन का प्रेशर, और उसके बाद कहीं जाके एक एक्ट बनाना पड़ा, एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। और फिर कहीं जाके 2025 में प्रेशर में आके प्रेसिडेंट इसको साइन करते हैं, और तब कहीं जाके DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने धीरे धीरे इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना शुरू किया। और जैसे जैसे नए डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियो क्लिप्स, लॉग्स बाहर आते जा रहे हैं, एप्स्टीन की स्टोरी उतनी ही घिनौनी होती जा रही है। 2018 में मियामी हेराल्ड, जो कि एक अमेरिकन डेली न्यूज़पेपर है, उसने प्रिवेंशन ऑफ जस्टिस नाम से 3 पार्ट्स की इन्वेस्टिगेशन सीरीज निकाली। और इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स थी जूली के ब्राउन, जिन्होंने काफ़ी सारे कोर्ट रूम रिकॉर्ड्स पढ़े, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लिए, और उसके द्वारा दिखाया कि कैसे अंडर एज गर्ल्स को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया गया था, और बताया 2008 की वो सीक्रेट प्ली डील कितनी वन साइडेड थी। और इस सीरीज के बाद पब्लिक आउटरीच फिर से शुरू हो जाता है, और काफ़ी सारे विक्टिम्स के इंटरव्यू सामने आने लगते हैं, और मीडिया एंड पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फेडरल ऑफ अथॉरिटीज को ये केस रीओपन करना पड़ता है। और फिर 6 जुलाई 2019 को FBI और फेडरल एजेंसीज जेफरी एप्स्टीन को दोबारा से एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है, जब वो फ्रांस से अपने प्राइवेट जेट से यूएस वापस आ रहा था। और इस बार कुछ नए चार्जेस थे, जैसे कि फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी। और फिर अरेस्ट के 1 महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 की सुबह 6:30 पे एप्स्टीन अपने जेल की सेल में डेड मिलता है, और न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर भी इसको सुसाइड केस बता देते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक डेथ से कुछ ही दिन पहले जेल के कैमरा और DVR सिस्टम जहां ये डेटा स्टोर होता है, उसमें कुछ एरर आ जाता है, जहां पे कुछ एरियाज के फोटोज मिसिंग होते हैं, और कुछ जगह कैमरा लाइव तो होता है लेकिन रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही होती। तो इस केस में पहले एप्स्टीन का सुसाइड, इसमें हाई प्रोफाइल्स का नाम होना, और जेल के कैमरास डेथ से कुछ दिन पहले खराब हो जाना, इन सब ने मिला के एप्स्टीन के सुसाइड को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी है। क्या ये सच में सुसाइड था, या किसी ने एंश्योर किया था कि एप्स्टीन जिंदा कोर्ट तक ना पहुंच पाए? फिलहाल सिचुएशन ये है कि एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे पब्लिक में आ रहे हैं, इसके कनेक्शंस, क्लिप्स, लॉग्स, स्टेटमेंट्स इस केस को और ज्यादा डरावना बना रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या एप्स्टीन फाइल का पूरा सच कभी बाहर आ पाएगा, या फिर बस ये ऊपर की चीजें दिखा के मेन केस को दबा देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना। नमस्ते।